हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर के ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। ए शार्प नाइफ enables us to cut through the things more easily as compared to blunt knife. सो आपको मैंने बताया था बिकॉज सेम फोर्स से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया ऑफ कांटेक्ट काफ़ी कम होता है। तो एयर एक्सर्टेड इज लेसर व्हेन द सेम फोर्स इज अप्लाइड, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड इज ग्रेटर व्हेन द सेम फोर्स, ये सही है। ठीक है, सी शार्प एज कैन पास थ्रू द मटेरियल स्लोली, ये भी गलत है। शार्प एज इज नॉट फेल्ट व्हेन कटिंग थ्रू द मटेरियल, ये भी कोई सेंस नहीं बनी, लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो बी प्रेशर का ही क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स 3 आइडेंटिकल वेसल्स है, ए बी सी, सेम क्वांटिटी है लिक्विड की। ठीक है, और ब्लॉक डेंसिटीज हालांकि डिफरेंट है मगर मासेस सेम है, और फोर्सेस हैं आर द टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द वेसल्स ए बी एंड सी। अब स्टूडेंट्स ए में देखो ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, ठीक है। बी में मतलब कि जो ब्लॉक है क्या कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम में। सी पे वो मतलब कि बेस पे आ गया है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमें टोटल फोर्स बताना है। सबसे पहले आपने ये बात देखनी है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सेम है तीनों में, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सेम है और वेसल्स भी इन्होंने आइडेंटिकल दिए हुए हैं, ठीक है। और चलो अब यहाँ पे एफ ए, एफ बी एंड एफ सी ये कौन से फोर्सेस हैं, ये वेसल पे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इस बेसिस पे फोर्सेस लग रहे हैं ये, ठीक है। इस पे नीचे को एफ ए लग रहा है, इस पे एफ बी लग रहा है और उस पे एफ सी लग रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है किसके कारण आएगा, वेट ऑफ लिक्विड प्लस वेट ऑफ ब्लॉक, इसी से ही फोर्स आएगा ना। मतलब इनका जो सम है वही फोर्स ऑन द बेस है, ठीक है। अब आप तीनों केसेस में देखो, लिक्विड सेम, ठीक है, क्वांटिटी सेम मतलब वेट सेम होएगा, और सभी का अब ब्लॉक्स का मास मतलब वेट भी सेम है, सभी का वेट भी सेम है, ठीक है। तो ये फैक्टर भी तीनों में सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, तो फोर्स भी सेम ही होएगा, ठीक है ना। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, लिक्विड के वेट और ब्लॉक के वेट की वजह से, ठीक है। हालांकि डेंसिटीज डिफरेंट होने की वजह से मतलब कि ये जो ब्लॉक्स हैं एक्चुअल में देखो डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं मगर मासेस सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनकी वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। उसके कारण ये फ्लोट कर रहा है, ये अंदर पड़ा हुआ, ये नीचे ड्रॉन हो गया, बिल्कुल ही डूब गया, ठीक है। हालांकि चलो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब बिहेव, वो अलग बात है, ठीक है। मतलब कि वो अलग टॉपिक है, बायंसी का टॉपिक है वो, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। मैं मेन बात कर रहा हूँ फोर्स की। वेसल के बेस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो दो चीज़ों के कारण लग रहे हैं। एक तो लिक्विड की वेट की वजह से, लिक्विड सेम है, ठीक है, और क्योंकि वेसल्स ही सेम आइडेंटिकल वेसल्स हैं, ठीक है, लिक्विड की क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो मतलब कि वेट ऑफ लिक्विड तो सेम ही आएगा तीनों में, और ब्लॉक का भी वेट सेम है, क्योंकि वेट किस पे वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। अगर वेट ही सेम है तो मतलब मास ही सेम है तो वेट भी सेम होएगा, ठीक है। ये फैक्टर भी तीनों में सेम है, ये भी तीनों में सेम है, तो फोर्स को भी तीनों में सेम होना पड़ेगा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि ये ब्लॉक्स ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, फ्लोट कर रहा है, ये बीच में है, ये नीचे है, वो अलग टॉपिक है, ठीक है।
मगर हमने फोर्स की बात करनी है जो फोर्स बेस पे लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि इन तीनों को वेइंग मशीन में रख देंगे, तीनों की रीडिंग जो है वो सेम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, what will happen if there is vacuum just above one limb of the U-tube half filled with liquid? तो हाँ जी बच्चों, अब हुआ क्या है, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, इसीलिए दोनों का लेवल सेम है पानी का। ठीक है ना। तो अगर एक लिम्ब में एयर निकाल दें, हम एयर सक कर लें, तो क्या होएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा और इसका लेवल कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं, ये जो लेवल है ये यहाँ पे चला जाएगा और ये लेवल नीचे हो जाएगा। और किधर लेवल बढ़ेगा, जिधर एयर हम निकाल देंगे, सक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब एयर का प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो इसके कारण पानी ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, हालांकि पहले लिक्विड का लेवल सेम था, ठीक है, क्योंकि इधर भी प्रेशर उतना था, इधर भी उतना था। अब यहाँ से एयर निकाल ली, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो लिक्विड विल राइज अप इन द लिम्ब वेयर ए वैक्यूम जस्ट अबव, ठीक है, एंड मूव डाउन द अदर। तो मतलब कि लिक्विड उसमें राइज करेगा जिसमें वैक्यूम है ऊपर, मतलब एयर निकाल दी हुई है। ठीक है, उसमें लिक्विड राइज करेगा, दूसरे में डाउन जाएगा। ठीक है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इसको यूट्यूब भी बोल देते हैं, देखने वाली यूट्यूब नहीं। ठीक है, एक वेसल है। चलो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following objects exerts the maximum pressure on the floor? तो प्रेशर जो है वो सिंपली एरिया पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो पिन पॉइंट ही आ गया, बाकी सभी पे देखो एरिया, यहाँ पे एरिया कांटेक्ट में कितना है, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना है, कौन का बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आर मतलब रेडियस, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो मतलब कि इसमें मैक्सिमम एरिया, सबसे कम प्रेशर। ठीक है, और इसमें भी देख लो, इसमें भी सेम ही पाई इंटू 2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, इन दोनों में प्रेशर सेम है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम है, क्योंकि एरिया सबसे ज़्यादा है ना, इसका बी का एरिया सबसे ज़्यादा है, इन दोनों का एरिया सेम है, और सबसे एरिया कम इसका, इसलिए इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार 2 टीम्स P and Q pull at a rope in opposite directions, force applied by the members of team P are 1 to 5, मतलब P साइड फोर्स लग रहा है 125, 137, 209। ठीक है, मतलब देखो सभी जो फोर्सेस लगा रहे हैं, चाहे ये वाला बंदा, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा, तीनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो नेट फोर्स आ जाएगा वो कैसे हम निकालेंगे, तीनों अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस है तो तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप सिंपली ऐड करो किसको, 125, 137, 209। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, कैलकुलेट करो, 471। ठीक है, 471 न्यूटन इस साइड लग रहा है। ठीक है, अब टीम क्यू के फोर्सेस लगा रहे हैं 129, 186, 146। ठीक है, वो तीनों फोर्सेस लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, और कितना कितना लग रहा है, ऐड कर दोगे, 129, 186, 146। ठीक है, तो ये भी आप कैलकुलेट करो, तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है 461 न्यूटन। तो कौन सा ज़्यादा है, टीम पी का। ठीक है, तो टीम पी का अगर फोर्स ज़्यादा तो नेट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा,
इन दोनों का नेट फोर्स, ठीक है। 471 एंड 461 का नेट 10 न्यूटन इधर आ रहा है, तो मतलब कि कौन जीतेगा, टीम पी जीतेगी, ठीक है। रोप विल मूव टुवर्ड्स द टीम पी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स F1 ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, a while later an opposing force F2 of the same magnitude acts on it as shown in figure, what will happen to the object at that instant। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, आपको बताया मैंने, ठीक है। अगर कोई ब्लॉक रेस्ट से शुरू हुआ है, उस पर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स क्या करेगा, इसकी स्पीड चेंज करेगा, मतलब बढ़ाता ही जाएगा, ठीक है। तो अब किसी इंस्टेंट पे मान लो जब F2 लगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड। जब F2 लगा, ठीक है, अब F2 कहते हैं सेम मैग्नीट्यूड का है। अगर F1 मैं कह दूं 500 न्यूटन है, तो F2 भी कितना आएगा, 500 न्यूटन। अब दो फोर्सेस हो गया, अब ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया, बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, अपोजिट है, माइनस कर दो। तो अब ये 100 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा था ना, इसी स्पीड से ही ये चलता रहेगा, क्योंकि स्पीड देखो कब चेंज होएगी, जब नेट फोर्स होएगा। जब नेट फोर्स 0 है तो स्पीड नहीं चेंज हो सकती, जो स्पीड थी उसी से ही वो चलता रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। स्लो डाउन कब, ऑब्जेक्ट विल स्लो डाउन कब करता, जब F2 F1 से ज़्यादा होता, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे 600 लगा देता तो नेट फोर्स इधर 100 हो जाता, तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जाती और ये रुक जाता कभी ना कभी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द अपोजिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नहीं, ये तब होता अगर बहुत ज़्यादा फोर्स, इनफाइनाइट फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स लगा देता, 1 लाख न्यूटन लगा देता, तो 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ लगा देता, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ऑब्जेक्ट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, नो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ग्रुप ऑफ एक्रोबैट्स टैग देमसेल्व्स एज शॉन, given that all the acrobats have same weight, which acrobat must be the strongest। अब स्टूडेंट्स 6, 7, 8 जो हैं वो 4 और 5 के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो 6, 7, 8 को तो किसी का वेट फील नहीं हो रहा, 4 और 5 को 6, 7, 8 का फील हो रहा है, 3 को 4, 5, 6, 7, 8 पांचों का फील हो रहा है, मगर 1, 2 को 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 जानों का फील हो रहा है। तो मतलब कि देखने में ही हमें ये पता लग रहा है कि हमें जो आंसर आएगा हमारा 1, 2 एंड 3 के बीच में आएगा, मतलब या 1 एंड 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। मगर आप ये देखो, चलो मैं एक एक्रोबैट का जो मास है या वेट कह लो, मैं मतलब 50 kg मान लेता हूँ, 50 kg मतलब वेट अगर 500 न्यूटन, ठीक है। तो 500 न्यूटन, ठीक है, एक का 500 है, तो 3 के ऊपर कितने हैं, 3 ने कितनों का वेट उठाया हुआ है, 5 का, तो 500 न्यूटन इंटू 5 मतलब 2500 न्यूटन वेट उठाया हुआ है, किसने, थर्ड ने। अब 1, 2 ने देखो, 1, 2 ने 6 का, एक का 500 है, तो 6 का कितना होगा, 3000। मगर ये 3000 1 एंड 2 दोनों ने उठाया हुआ है, मतलब 1 एंड 2 ने, 1 ने भी 1500 और 2 ने भी 1500, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होएगा, थर्ड, जिसने 2500 उठाया हुआ है, ठीक है। 1 एंड 2 ने तो 1500 उठाया ना,
तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा आएगा? सी, बी, सॉरी थर्ड, तीसरा बंदा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पर्सन थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सम पर्सन थ्रो सेम बॉल विद सेम फोर्स वर्टिकली अपवर्ड स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून। स्टूडेंट्स ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है क्वेश्चन। एक्चुअल में जहाँ पे ग्रेविटी कम होएगी, मून में ऑब्वियस है ग्रेविटी कम है, तो अगर सेम फोर्स से बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो मून में ऑब्वियस है मतलब ज़्यादा हाइट तक बॉडी जाएगी ना। जैसे मैं इसको ऐसे थोड़ा सा मैंने फोर्स लगा के ऊपर को फेंका, तो अगर सेम फोर्स मैं मून पे लगाता तो ये और बहुत ऊपर जाती, ठीक है ना। तो मतलब ज़्यादा हाइट तक बॉडी जाती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल थ्रोन फ्रॉम द मून विल कीप गोइंग अप एंड नेवर, ये तो हो नहीं सकता। ए बॉल थ्रोन फ्रॉम अर्थ विल अटेन मोर हाइट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो बॉल थ्रोन फ्रॉम द मून विल अटेन मोर हाइट देन द बॉल थ्रोन फ्रॉम द अर्थ। डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉमन सेंस से भी पता लग सकता है। बाकी हम ना इसको मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। मगर दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी को मैंने दोनों बॉडीज़ को 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, एक बॉडी अर्थ पे फेंकी, एक बॉडी मून में फेंकी है। मून में जो ग्रेविटी होती है ना वो 6 टाइम्स कम होती है अर्थ से। अगर अर्थ में 10 है, वहाँ पे 10/6 होती है, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं, हम इसको निकालेंगे भी, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अभी नहीं निकालेंगे, जब मोशन चैप्टर हम पढ़ेंगे ना तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस हमें निकालने भी पड़ते हैं मैथमेटिकली। अगर आपको कह दिया जाए मैथमेटिकली ये क्वेश्चन बन सकता है, सेम वेलोसिटी से मतलब 100 से फेंका तो आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालो, ठीक है। यहाँ पे चलो हम कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ बट एट द सेम डेप्थ इट इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। आपको मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहता था। प्रेशर को एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रेशर है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर में एक बॉल है, तो स्टूडेंट्स बॉल पे जो प्रेशर आएगा ना, किसका? वाटर का, वो सभी तरफ से आएगा, सभी तरफ से, और हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, पानी में पड़ा है, इसमें पड़ा है, तो वाटर का प्रेशर जो है ना वो ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, मगर सभी साइड से आएगा, ठीक है। अगर यही स्फेरिकल बॉल है तो प्रेशर कैसा आएगा? ऐसे आएगा, सभी डायरेक्शंस में। ठीक है, सभी डायरेक्शंस में प्रेशर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, तो मतलब ए तो करेक्ट है, एयर हमें इनकरेक्ट बताना है। सेकंड ऑप्शन क्या है? एयर अबव प्रेसेस डाउन ऑन अस विद फोर्स इक्वल टू एक्सर्टेड बाय मास ऑफ 1 kg ऑन एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसके 1 kg का मास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे कितना प्रेशर लगाएगा वो हम निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? F/A। तो मास 1 kg का मास, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हुई, अगर उसको मीटर स्क्वायर में लिखना है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये देखो स्टूडेंट्स 10⁻5 आ गया। मगर ठीक कह रहे हैं, मतलब एयर का जो प्रेशर होता है वो इतना ही होता है, ठीक है। अगर 1 kg का मास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे प्रेशर लगाए तो
वो एयर के प्रेशर के इक्वली हो जाता है। बिल्कुल सही है। डी पार्ट क्या है, प्रेशर इज ग्रेटर व्हेन एरिया ऑफ कांटेक्ट इज स्मॉलर। वो हमें पता है एरिया स्मॉलर होएगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होएगा। तो बचा क्या, सी। ठीक है, यही आंसर होएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज एज हाइट अबव सी लेवल इंक्रीजेज। आपको बताया था अगर सी लेवल से हाइट बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कम होएगा। ठीक है ना, अगर मतलब कि अर्थ के लेवल से ऊपर तक अगर हम जाते हैं तो प्रेशर जो है हाई एल्टीट्यूड्स पे कम होता है। ठीक है, तो मतलब ये इनकरेक्ट है सी। तो सी को ही आप टिक करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो अब स्टूडेंट्स हम सीबीएसई के भी करेंगे। ठीक है, सीबीएसई कॉर्नर भी करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स।